राजस्थान में नहीं थमा सियासी बहरान। पायलट ग्रुप पर सुनवाई कल तक के लिए मुलतवी। मंगल को सुबह 10:30 बजे फिर होगी हाईकोर्ट में समाअत। बागी अरकान असेंबली पर कल आ सकता है फैसला। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का एक मरतबा फिर सचिन पायलट पर तीखा हमला। कहा पायलट ने कांग्रेस की पीठ में घोंपा खंजर। तो पायलट ने दिया जवाब। कहा इल्जामात से मायूस हूं, हैरान नहीं। मुल्क में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों में 40,425 नए मामले आए सामने। मजीद 681 अफराद की गई जान। मरीजों की तादाद 11,18,000 से तजावुज। 7 लाख से ज्यादा अफराद अब तक हो चुके हैं सेहतयाब। एम्स में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। अलग अलग फेजेज में होगा। अलग अलग उम्र के लोगों पर ट्रायल। 2 से 3 हफ्तों में ट्रायल का नतीजा आने की उम्मीद। कोरोना के इलाज पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। बगैर अलामत वाले मरीजों का अब घर पर ही होगा इलाज। कई अजला में जाएंगी डॉक्टरों की खुसूसी टीमें। कर्नाटक के बेंगलुरु में कोरोना के लिए अलहदा कब्रिस्तान बनाने की कोशिश। मौजूदा कब्रिस्तानों में जगह की महसूस की जा रही शदीद किल्लत। हुकूमत ने अलहदा कब्रिस्तान के लिए 35 एकड़ अराजी मुख्तस की। हिंद चीन कशीदगी मामला। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को फिर बनाया निशाना। अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो किया जारी। लिखा पीएम ने इख्तिदार में आने से पहले मजबूत इंसान की फर्जी शबीह की थी पेश। और विकास दुबे इनकाउंटर मामला। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में होगी अब इनकाउंटर की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने इनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा इतने संगीन इल्जामात का सामना करने वाला जेल से कैसे आया बाहर। आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। राजस्थान की सियासी घमासान जारी है। हाईकोर्ट में किसी नतीजे पर आज पहुंचे बगैर कार्रवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। तो इधर राजस्थान की सियासी जंग अब तेज से तेजतर होती जा रही है। रियासत के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर जोरदार हमला किया है। गहलोत ने बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि पायलट ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। पायलट को बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल हो गया था। गहलोत ने इस बीच बीजेपी पर भी बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस खेल की पूरी फंडिंग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। सवाल यह उठता है कि राजस्थान का सियासी ऊंट किस करवट जा रहा है या किस करवट बैठेगा। क्या रियासत की सियासत में अभी भी कई उतार चढ़ाव आना बाकी है और क्या वाकई राजस्थान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में बीजेपी मौके की तलाश में है। इन्हीं तमाम इश्यूज पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गहलोत का यह बयान आप सुन लीजिएगा। 7 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रखना बड़ी बात होती है जी। राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का इतना विश्वास उनके ऊपर था। किस रूप में उन्होंने पिछले 6 महीने से कॉन्स्पिरेंसी करी, जिस रूप में पार्टी को कैसे अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से या तो ज्वाइन करें या टॉपर करें सरकार को। थर्ड फ्रंट बना लेंगे। जब हमारे विधायकों ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, तो कहा गया कि हम थर्ड फ्रंट बनाते हैं अलग पार्टी में। आप इस्तीफा देंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा बीजेपी का। ये हमने वादा ले लिया उनसे। और अलायंस गवर्नमेंट बनेगी, बिहार की तरफ कर लेंगे। एक नौजवान साथी हमारा जो 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए। और आप कल्पना करो कि आप 32 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल में आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ। उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। ऐसा बहुत कम होता लोगों को मिलता। किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा,
हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मैं लेके आ गया राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन उनका था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूं, कैसे सम्मान दिया जाता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, वो मैंने सब कुछ सिखाया है राजस्थान के अंदर। कैसे प्रदेश अध्यक्ष जी आए तो खड़े होना चाहिए हम लोगों को। उम्र पीछे है, पद बड़ा होता गरिमा का। ये तमाम कल्चर मैंने सिखाया यहाँ के नेताओं को, मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंक के जाने के लिए तैयार हो जाए। ये जो खेल अभी हुआ है ये 10 मार्च को होता। तो राजस्थान की सियासी जंग को 10 दिन गुजर गए, लेकिन अभी भी सियासी बहरान एक तरह से रियासत में जारी है। आज सुनवाई एक तरह से टल गई है, लेकिन कल फिर सुनवाई होगी। जो बागी अरकान असेंबली हैं उन पर फैसला भी आ सकता है। लेकिन माहिरीन और एक्सपर्ट अभी मानते हैं कि अभी भी पिक्चर एक तरह से राजस्थान की सियासत में बाकी है। अभी भी एक तरह से उतार चढ़ाव राजस्थान की सियासत में आ सकता है। यानी यह कहा जाए कि अशोक गहलोत की जो सियासत है, अशोक गहलोत की जो सरकार है, वो पूरी तरह से महफूज है, या सचिन पायलट का अभी जो रुख है वो पूरी तरह से एक तरह से सामने नहीं आया है। और बीजेपी भी कहीं ना कहीं मौके की तलाश में है, वो सियासी सूरत हाल पर उसकी नजर है। क्या कुछ हो सकता है राजस्थान की सियासत में, अभी क्या कुछ होना बाकी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ विवेक बंसल साहब कांग्रेस के इंचार्ज हैं, राजस्थान के को इंचार्ज हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए। विवेक बंसल साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। विष्णु कुलवाल साहब हैं स्पोक्सपर्सन बीजेपी राजस्थान के, बीएसपी माफ कीजिएगा, बीएसपी राजस्थान से हैं विष्णु कुलवाल जी। अरबाज अहमद रिपोर्टर हैं, जयपुर से हमारे नुमाइंदे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में राजू पांडे साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। राजू पांडे साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं। और इसके अलावा संजय सिंह बघेल जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं सभी का इस्तकबाल कर रहा हूं न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले अरबाज, क्या कुछ आज दिन भर चलता रहा राजस्थान की सियासत में? मैं बहुत जल्दी चाह रहा हूं कि बहुत मुख्तसर में आप अपडेट बता दें, क्या कुछ आज हाई कोर्ट में हुआ और इसके अलावा कोर्ट के बाहर किस तरह की सियासत होती रही। जी बिल्कुल, देखिए जिससे लगातार सियासी एक घटनाक्रम चलता रहा पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं, दिल्ली तक भी इसकी दस्तक देखने को मिली। राजस्थान हाई कोर्ट में मैं सबसे पहले बता दूं कि यहां पर जो नोटिस दिया था असेंबली स्पीकर ने, उस नोटिस को चैलेंज किया गया था। चैलेंज करने वाले जो सचिन पायलट खेमे के वकील हैं, वो यहां पर हरीश साल्वे हैं, वो लगातार उन्होंने 3 घंटे पहले बहस की थी। उसके बाद में आज जो अभिषेक मनु सिंघवी है कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने 3 घंटे उस बहस का रिप्लाई दिया। जो तमाम पार्टीज और शामिल की गई थी वो पार्टी यहां पर बाकायदा मौजूद रही, उनके वकीलों ने अपनी बहस की और आज भी ये पूरा जो मामला है उसमें सुनवाई जारी रही और कल 10:30 बजे तक के लिए इस पे सुनवाई को टाल दिया गया है। फिलहाल बुनियादी मुद्दा जो इसमें है वो सेक्शन 10 के क्लॉज 21A को लेकर के है, जिसमें एक असेंबली स्पीकर जो एमएलए है उसको उसकी नियत के हिसाब से देख करके ये चैलेंज कर सकता है कि नहीं कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहा है, तो उसको बगावती एक तरह से एमएलए मानते हुए क्या उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। यहाँ मसला ज्यूरिडिक्शन का है, क्योंकि असेंबली स्पीकर का अपना एक ज्यूरिडिक्शन है, उसका एक इलाका है कि वो किस हद तक, किस दायरे तक काम कर सकता है, उसमें चीफ जस्टिस जो है किस हद तक दखल दे सकता है। ये बुनियादी बहस आज दोनों तरफ से चलती रही। हरीश साल्वे कहते रहे कि नहीं, इसमें चीफ जस्टिस को एक्शन लेना चाहिए, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि बहुत ही प्रीमैच्योर इनकी एप्लीकेशन है, इसको तुरंत रिजेक्ट किया जाना चाहिए। वहीं जो हाईकोर्ट के बाहर एक बड़ा अपडेट हुआ वो ये कि राजस्थान की एसओजी ने जो
मरकजी हुकूमत में जल शक्ति मंत्री हैं, राजस्थान के जोधपुर से ताल्लुक रखते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको नोटिस दिया है, उनसे जवाब पूछा है उनके ऑडियो टेप को लेकर के। ये एक बहस बड़ी छिड़ी है कि भाई जब मसला सूबे से मरकज तक जा रहा है तो और जो है सियासी बहरान बढ़ सकता है। वहीं पर उसके बाहर एक बड़ा बयान जो सियासत के वजीर आला हैं अशोक गहलोत, उनका जो बड़ा मतलब कोट करके आज बयान बाकायदा जिसको एडवर्टाइज किया जा रहा है और जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगाए जा रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने सचिन पायलट को निकम्मा और नाकारा बताया, जबकि ऐसी भाषा ऐसी जबान का इस्तेमाल इससे पहले अशोक गहलोत को करते हुए कभी नहीं देखा गया। तो ये आज यानी कोर्ट में भी एक तरह से पूरा मामला पहुंच गया और उसके अलावा कोर्ट के बाहर भी जबानी जंग भी चल रही है और देखने को मिल रही है। मैं अरबाज दोबारा से आपके पास आऊंगा। इस बीच मेरे साथ संजय सिंह बघेल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। संजय सिंह बघेल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अब राजू पांडे साहब आपके पास आ रहा हूं। राजू पांडे साहब, अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया और उन्होंने सीधे सीधे सचिन पायलट पर तो कई इल्जामात लगाए, लेकिन बीजेपी पर उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया कि बीजेपी उनकी सरकार गिराना चाह रही है और ये जो कुछ खेल राजस्थान में चल रहा है, सियासी खेल चल रहा है, ये बीजेपी की मंशा पर चल रहा है। अबू जी, अगर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे 6 दिनों पहले तक जो उप मुख्यमंत्री थे उसको वो निकम्मा और नकारा बता रहे हैं। तो फिर जब वो एक निकम्मा और नकारा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे थे जब से मुख्यमंत्री इस बार बने हैं और आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं, तो दोनों में से एक बात गलत होगी। या तो उनको आरोप बीजेपी पर लगाना था, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि जो हमारे उनके जो उप मुख्यमंत्री थे, सोचिए संविधान में जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रिमंडल का नेता होता है और उसको अधिकार है अपने मंत्रियों की संरचना करने का, अपने मंत्रियों को चुनने का। और उसमें वो एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसको आज वो निकम्मा और नकारा बताते हैं, कहते हैं 6 महीने से बात नहीं हुई। तो आपको किसने फोर्स किया था? सोनिया गांधी ने फोर्स किया था क्या कि निकम्मा और नकारा व्यक्ति को आप अपने मंत्रिमंडल में डालिए? पहले तो मैंने स्टेटमेंट सुना तो मुझे लगा कहीं राहुल गांधी जी के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं। फिर मैंने दोबारा सुना तो मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, ये तो राजेश पायलट जी के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि राजेश पायलट जी तो चुनाव लड़े, उन्होंने चुनाव जीता, तो उन्होंने निकम्मा और नकारा केवल राजेश पायलट जी को नहीं कहा है। देखिए, वो एक चुनाव सचिन पायलट वो एक जनप्रतिनिधि हैं जी। सॉरी, सचिन पायलट साहब चुनाव जीत करके आए हैं और वो किसी विधानसभा का में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप उनको निकम्मा नकारा बता रहे हैं। आपके दूसरे लोग जो हैं जिनको पूरी दुनिया निकम्मा नकारा बनाती है, क्या उनके कहने से आपने अभी जिसको आप निकम्मा नकारा बता रहे हैं उसको आपने अपने मंत्रिमंडल में लिया? तो ये संविधान विरुद्ध कार्य किया। अगर उनको, लेकिन राजू पांडे साहब, गहलोत साहब कह क्या रहे हैं, अशोक गहलोत कह क्या रहे हैं कि बीजेपी की मंशा पर, इस खेल के पीछे बीजेपी है, सचिन पायलट जो कुछ कर रहे हैं वो बीजेपी की मंशा पर कर रहे हैं। सवाल यह है, उनका निशाना बीजेपी पर है। देखिए साहब, सचिन पायलट जी कल, नहीं सुनिए ना, 6 दिन पहले तक वो नहीं मान रहे थे इस बात को, 6 दिन में बदल गए वो। मेरा कहना है कि आप जरा पूछिए कांग्रेस से, आप पूछिए गहलोत साहब से कि अरे भाई क्या किया आपने एक निकम्मा। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है पूरे देश को कि कब उनको ये पता चला कि ये पायलट साहब निकम्मा और नकारा है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, देखिए हम विपक्ष में हैं राजस्थान में और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आप खुद लड़ रहे हैं, आपके विधायक आप में विश्वास नहीं रख पा रहे हैं और वो आपसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। क्या आप कह सकते हैं अगर ऐसी बात थी तो जब सरकार बनी उसी समय ये परिस्थिति पैदा हो जाती? तो ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि राजस्थान में जो कांग्रेस के विधायक है 18, 19, 20, 25, मुझे नहीं पता, ये जो भी लोग हैं 30, कुछ लोगों का तो अलग अलग नंबर्स हैं। और जहां तक एक बात मैं आपको बता देता हूं कि एज ए लॉयर मैं आपको बताता हूं कि जो बिना सदन में व्हिप के जो नोटिस दिए हैं वो नोटिस बैड इन लॉ है
आपके चैनल पे अभी बता देता हूं, एज ए लॉयर मुझे लगता है कि वो नोटिस सेटिस्फाइड हो जाएगा और फाइनली मसला जाएगा फ्लोर पे। जी जब मसला जाएगा फ्लोर पे, और इसीलिए बंधक बना करके अपने विधायकों को रखे। पूरे राजस्थान में लोग कोविड से ग्रस्त हैं और ये 5 स्टार में पार्टी कर रहे हैं। गहलोत साहब के जो विधायक ठीक है, मैं ठीक है राजू पांडे जी, मेरे ख्याल से मैंने काफी ज्यादा आपको टाइम दे दिया। विवेक बंसल साहब को भी हम सुन लेते हैं। बिल्कुल लास्ट लाइन, ठीक है, बात पूरी कर लीजिए, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। लास्ट लाइन, एक लाइन खाली बोलना चाहता हूं। ठीक है जी। मेरा कहना है गहलोत साहब को अपने विधायकों पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भरोसा? वो जिनको निकम्मा नकारा बता रहे हैं, क्या उनके जो विधायक जिनको उन्होंने बंद करके रखा है उनका क्या ओपिनियन है गहलोत साहब के बारे में? ठीक है, विवेक बंसल साहब, जो बयान आज अशोक गहलोत साहब का आया, जो जबान उन्होंने इस्तेमाल की है, जिस तरह के गुस्से में और जिस तेवर में उन्होंने बयान दिया है सचिन पायलट पर, बीजेपी पर, मतलब दर्द बहुत ज्यादा है, परेशानी अंदर से बहुत ज्यादा है। देखिए, आपने जहां तक उनके बयान के ताल्लुक से आपने कहा कि वो उन्हें ज़ैब नहीं देता, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो उनकी तकलीफ बयां कर रहे थे जो उन्होंने 1.5 साल में भुगता। बहुत सी चीजें होती हैं, हमारे साथी ने कहा कि साहब कैसे उन्होंने उनको बर्दाश्त किया। सियासत में होते हैं, जब पार्टी में होते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जहां आपका मनभेद भी होता है पर मतभेद नहीं होता। और जहां तक इस ताल्लुक का बात है कि भाजपा ने जिस तरीके से जो एक साजिश रची और सचिन जी चले गए, तो देखिए हमारी कमजोर कड़ी तो साबित हुए सचिन जी, इसमें कोई दो राय नहीं। पर पूरा ये घटनाक्रम और जिस तरीके से उनको घेरा गया या जो एक षड्यंत्र, एक साजिश रची गई, वो बीजेपी, अब इसमें ये भाजपा ये कहे कि साहब हम इसमें बिल्कुल दूध के धुले हैं, तो ये बात ना तो ज़ैब देती है ना किसी के गले उतरती है। पूरी तरीके से आप वहां हरियाणा में पूरा उनका मेजबानी कर रहे हैं, आप पूरी सिक्योरिटी उन्हें दिए हुए हैं, और जब एसओजी की टीम जाती है तो वहां घुस नहीं पाती है। यहाँ जो उनके वकील हैं, जो उनके जो उनकी पैरवी कर रहे हैं, वो बीजेपी के, जो चाहे वो सालवे साहब हों, चाहे वो मुकुल रोहतगी साहब हों, तो ये सब पूरी चीजें हैं। पर लेकिन बीजेपी की मैं ये तारीफ करूंगा कि वो जिस तरीके से आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं, साफ गोई है, पूरा आईना साफ है, पर उसके बावजूद ये कहेंगे कि साहब बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है। अरे भाई, ऑडियो विजुअल्स है, सब चीजें हैं, सबका उसका जांच चल रही है। आज इसमें आपको कहने में क्या तकलीफ होती है कि साहब हम लोग भी सरकार गिराने का काम कर रहे हैं, जबकि आप कर रहे हैं, तो उसको आप तस्लीम कीजिए। आपने मध्य प्रदेश में क्या किया? देखिए, जमहूरियत है, आप जिस तरीके से पैसा फेंक रहे हैं वो सब साजिशें सामने आई हैं। ऑडियो विजुअल्स क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे। जहां तक इस ताल्लुक से आप कह रहे हैं कि हमने एमएलए जो हैं, एमएलए जाहिर सी बात है जिस तरीके से आप पैसा फेंक रहे हैं, और मैं आपसे एक जवाब पूछना चाहता हूं कि वहां आपने जो एमएलए को जिसको बंद किया हुआ है, एसओजी से मिलने नहीं दिया, सुनने में ये आ रहा है कि उन्हें बेंगलोर भेज दिया, रोज उनका होटल शिफ्ट करा रहे हैं, वो क्या है उसका कोई जवाब नहीं है। तो ये सब चीजें, आज जमहूरियत तार हो रही है। आज जाहिर सी बात है, ये जिस तरीके से खेल हो रहा है पब्लिक में, आवाम में भी उसका कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता। पर लेकिन आपको 5 साल विपक्ष में बैठना आपको मंजूर नहीं था। आपने कहा कि किस तरीके से इस सरकार को, अरे आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं हम कि जहां एक तरफ कोविड है, जहां एक तरफ आर्थिक दुश्वारियां हैं लोगों के सामने, जहां बेरोजगारी बुरी तरीके से उफान पर है, और जहां चीन के साथ हमारी सीमा पे हम जिस तरीके से एक न सिर्फ तनाव है बल्कि हमें बैकफुट पे ला के खड़ा कर दिया है। आज मुल्क के सामने और सरकार के सामने और आपकी पार्टी के सामने तरजीह उनको देनी चाहिए, पर आप ये खेल खेलने में चूंकि माहिर हैं, आपको जब तक सरकार, ठीक है विवेक बंसल साहब, राजू पांडे जी इसका जवाब देंगे। मैं सभी को जोड़ लेता हूं डिबेट में, जितने पैनलिस्ट हैं मैं सभी को जोड़ लेता हूं। मेरे ख्याल से मैंने भी आपको काफी टाइम दे दिया है। मैं कुलवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। विष्णु कुलवाल जी, जिस तरह से बीजेपी का बयान आपने सुना, जो पैनलिस्ट हैं उनका जो बयान सुना, और विवेक बंसल साहब का आपने बयान सुना, और जो कुछ आप राजस्थान में देख रहे हैं, 6 एमएलए बीएसपी के पास थे, वो आज कांग्रेस के पास हैं, और बीएसपी के एमएलए का आज बयान भी आया कि हर तरह से वो कांग्रेस का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। वो अशोक गहलोत जी में
उनको पूरी एक तरह से उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ये जो सियासी खेल चल रहा है कुलवाल जी, इसमें जमहूरियत का कितना बड़ा नुकसान है? क्योंकि खेल तो हो रहा है, खेल तो सभी खेल रहे हैं। देखिए सर, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जब जब इनको किसी और पार्टी के विधायकों की जरूरत होती है तो ये उससे खरीद फिरोख्त करते हैं। ये इन दोनों पार्टियों की स्थिति एक सी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इससे पूर्व में भी हमारे 6 विधायक तोड़े हैं और अभी भी इन्होंने 6 विधायक तोड़े हैं। सवाल इस बात है कि जब वो जो विधायक उनके पास जाता है वो तो एकदम साफ नियत का साफ काम करके जा रहा है, और जब दूसरा कोई विधायक जाता कहीं और तो बात कुछ और होती है। तो सवाल यह कि दोनों पार्टियों की स्थिति एक सी है इनकी, जहां इनको जरूरत अपने फायदे की होती है वहां उस काम को यूज कर लेते हैं। अभी मैं पांडे साहब को भी सुन रहा था और आदरणीय बंसल साहब को भी सुन रहा था। आज मुझे ये समझ में नहीं आई पांडे साहब कि जिस वसुंधरा राजे सिंधिया को, जो यहाँ की हमारे मुख्यमंत्री रही है राजस्थान की, आज उनकी स्थिति को आपने किस ढंग के उसको बना रखा है कि आज एक एमपी जो आपकी पार्टी का गठबंधन है साथ में, वो आदमी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। जब आपको लगा कि भाषा अच्छी नहीं है तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष डड्डा साहब ने बोला कि भाई गरिमा में रह के अपनी बात कीजिए, आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। सवाल यही कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस ने हमारे विधायक 6 तोड़े तो कांग्रेस आज सचिन पायलट जी के लिए जिस प्रकार की भाषा बोल रही है, क्या ये उनकी नैतिकता है? क्या नैतिकता इन्होंने खो दी? क्या अगर इन्होंने खो दी तो जो भी 6 विधायक इनके साथ गए हैं, हो सकता कल इनके पास बहुमत नहीं हो तो 6 विधायकों के लिए बोल सकते हैं। देखिए, एक जो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनकी भाषा संयमतापूर्ण होनी चाहिए। राजनीतिक में ऐसा नहीं हो कि कल ना मैं आपसे मिलूं तो कल ना मैं नमस्कार भी नहीं कर सकूंगा आपसे। इस प्रकार की दोनों पार्टियां ये एक से ही बात करती है। दोनों पार्टियां, मैं बोलता हूं, जब राजस्थान के विधायक हैं तो अगर उनको देखिए, ये सब उसको समर्थन करते हैं और मैं भी समर्थन करता हूं। जब न्यायपालिका की बात होती है तब हमारी एसओजी टीम जाती है तो इन विधायकों को डर किससे? इनको दे दो बयान, दे दो, अपने बयान देके अपना पेन छोड़ाओ। आपको कभी दिल्ली भग रहे हो, कभी गुड़गांव भग रहे हो, कभी तुम कहीं बेंगलोर भग रहे हो। इस प्रकार के बढ़ने से काम नहीं होता है। मुझे एक चीज का बहुत ही बड़ा दुख है कि जो हमारे विधायक चुन के आते हैं उनको इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उनको कानून में विश्वास करना चाहिए। राज तो आएगा रे चले जाएगा, मगर जिंदगी भर ये चीज बनी रहेगी कि आपने अपने विधायक के समय आपने क्या कार्य किया। ये गलत बात है। जैसे आज भी राजस्थान इसी बात का कुलवाल जी तो रोना है, रोना तो इसी बात का है। वो रोजाना मुश्किल तो यही है, मुश्किल तो यही है कि ये खेल सारी पार्टियों में होता है और सभी इस तरह का खेल खेलते हैं, जाहिर सी बात है। मैं संजय सिंह बघेल जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, बीजेपी कांग्रेस या जो सिचुएशन इस वक्त है, जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, किस तरह से देखते हैं कि राजस्थान की सियासत अब जा किधर रही है? क्या कुछ कह रही है राजस्थान की पॉलिटिक्स? क्या आपको लगता है कि अभी भी बहुत उलटफेर होंगे राजस्थान की सियासत में? अबू सब थोड़ा सा 1 मिनट में लेना चाहूंगा। राजस्थान की राजनीति को समझने के लिए हमें बिहार की एक दिन पहले घटना मैं बताना चाहूंगा जी, कि राजनीति का आज का स्तर क्या हो गया है। मैंने 1 दिन पहले अभी न्यूज में देखा कि यहाँ 5 से 8 साल का बच्चा अपने नाना को हॉस्पिटल में स्वयं खींचकर दिखाने ले जा रहा है और वो सरकारी अस्पताल में कहीं ना कहीं कोई उपस्थित नहीं है वार्ड बॉय जो वहां तक पहुंचा सके स्ट्रेचर में। सवाल ये है कि यदि वहां की एक तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, स्वास्थ्य मंत्रालय सजग होता, राज्य की सत्ता ठीक होती, तो मुझे लगता वहां ये दिन देखने नहीं होते। अब हम आते हैं राजस्थान की। यहाँ देखिए, जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से सीधे सीधे लग रहा है कि यहाँ राज्य चलाने की यहाँ स्थिति नहीं पैदा हो पाएगी, क्योंकि पहले दिन से आप देख लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में लड़ाई चालू हुई है, अपने मंत्रिमंडल को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के, और फिर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के पोर्टफोलियो को लेकर के,
तो ये कहीं ना कहीं समाज सेवा और राज्य की सेवा, जो एक राज्य की नीति होती है जिसके तहत पूरी व्यवस्था चलती है, उसको लेकर नहीं व्यवस्थित नहीं तैयार हुई थी, ना ही सरकार ये बनी थी। तो समाज सेवा को तो भूल ही जाइए। अब दूसरी बात ये रही कि जब ये इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का उच्च नेतृत्व भी जिम्मेदार है कि जब सरकार बनी वहां पे कांग्रेस को समर्थन मिला, तो कहीं ना कहीं एक सेंसेशन बनाना चाहिए, एक निर्णय की स्थिति में आना चाहिए कि कहां गहलोत साहब कितने समय रहेंगे और कितने समय पायलट साहब रहेंगे। ये ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं तैयार किया गया। बीजेपी में भी देखिए तो कहा गया कि भाई 75 साल में कोई रिटायर हो जाएगा। एक तरह से हम कहें तो कांग्रेस से सिर्फ बुजुर्गों की आज पार्टी हो गई है, वहां रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है, डिसिप्लिन का अभाव है, नए पुराने में कोई सामंजस्य नहीं है, और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ऊपर का उच्च नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व है। फिर दूसरी बात, यदि कांग्रेस को राजस्थान को संभालना ही था तो सिंधिया से मुझे सबक मुझे लगता है सीखना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं सीखे पाए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे सीधे सीधे महत्वाकांक्षा की लड़ाई थी, और सचिन पायलट को जिस तरह से आप एक सम्मानजनक नहीं दिया, उन्होंने पूरा मेहनत की अध्यक्ष करते हुए 5 साल, तो ये मुझे लगता है ये देखना चाहिए। तो ये पूरी राजस्थान की राजनीति आज के डेट पे, और दुर्भाग्य है कि पिछले 1 दशक में जिस तरह राजनीति ने करवट बदला है, जिस तरह से विधायक खरीदे और बेचे जाते हैं, ये रिसार्ट की जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, वो सीधे सीधे लगता है यहाँ विधायक और व्यक्ति नहीं बिक रहा है, यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि सब्जी भाजी बिक रही है। और जब चाहे आप जो है तो किसी सरकार से चुनकर आते हैं और फिर लगता है 6 महीने बाद किसी और पार्टी के साथ सरकार में शामिल होते हैं। अभी आपके चैनल से ही मुझे पता चल रहा है कि 6 बीएसपी के विधायक कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं। वहां बीजेपी टकटकी लगा के रखी है कि कैसे ही हम सेध लगाएं, और सीधे सीधे पैसे का मोल भाव हो रहा है कि आप हमारी तरफ आ जाइए, हम सरकार बना ले। तो जब आप हमारी तरफ मोल भाव चल रहा है, सरकार बना ले, तो ऑब्वियसली जब कोई सरकार दूसरे पार्टी से किसी विधायक को लेगी तो वहां पैसा खर्च करेगी। जब पैसा खर्च करेगी तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं करेगी। बिल्कुल बघेल जी, ये एक आम एक रिवायत बनती चली जा रही है कई रियासतों में। इससे पहले भी हमने यही हाल देखा है। कर्नाटक की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, ये हालिया दिनों के वाकयात हैं। इससे पहले और भी कई रियासतों में इस तरह के वाकयात होते चले। तो ये एक आम सी रिवायत अब बनती चली जा रही है। सरकार किसी की बनी जोड़ तोड़ करके सरकार कोई बना लेता है। तो ये एक अच्छी रिवायत नहीं है जमहूरियत के लिए, मजबूत जमहूरियत के लिए। मैं अरबाज, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जो बात कुलवाल जी कह रहे थे कि एक तरफ कोरोना का, विवेक बंसल साहब ने भी वही चीजें कही कि एक तरफ कोरोना का कहर है, खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर सरकार में इस तरह की जबानी जंग होती रहेगी, सरकार में इस तरह के उलटफेर होते रहेंगे, तो फिर आवाम की कहां पर एक तरह से देखभाल हो पाएगी। यहां तो कुर्सी संभालने को लेकर ही एक तरह से फिक्र लगी रहेगी, जो कुछ हमने राजस्थान में देखा है। जी बिल्कुल, देखिए जो हालात हैं उसमें आज जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, उन्होंने बाकायदा इस बात का स्टेटमेंट भी दिया कि मैं लगातार अपने काम को कर रहा हूं, रिव्यू भी कर रहा हूं। जो हेल्थ मिनिस्टर है रघु शर्मा, वो अपने काम को लगातार कर रहे हैं और वो अपने काम निपटाने के बाद में वहां पर होटल में पहुंचते हैं और बाकी आगे के कामकाज करते हैं। वहां पर जो मंत्री मौजूद हैं उनसे भी कहा गया है कि वो अपने डिपार्टमेंट्स के जो भी बुनियादी कामकाज है उनको जारी रखें। एक मैसेज यहां से यह नहीं जाए कि राजस्थान में कामकाज सरकार की बाड़ेबंदी की वजह से रुका हुआ है। आज जो प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, परिवहन मंत्री राजस्थान का ट्रांसपोर्टेशन पूरा देखते हैं, उन्होंने बाकायदा एक रिव्यू किया है और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सरकार क्वारंटाइन नहीं हुई है, पूरी तमाम विधायक क्वारंटाइन नहीं हुए। जो राजस्थान की आवाम है उसकी फिक्र है लोगों को, और ये फिक्र की वजह से ही ये तमाम लोग अपने जो भी बुनियादी कामकाज हैं, जरूरी कामकाज हैं, इमरजेंसी कामकाज हैं, उनको वक्त पर जो उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो रिव्यू है वो जरूरत के हिसाब से वो भी कर रहे हैं। लेकिन इसका फर्क जरूर पड़ता है। देखिए आपके जितने भी विधायक हैं वो आपने अंदर रख रखे हैं एक होटल में, वो वैसा काम जो पहले कर सकते थे नहीं कर पा रहे हैं। उनको अपनी असेंबलीज में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड पर होना चाहिए था ताकि लोगों की ज्यादा बेहतर मदद कर सकते थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब वो मुश्किल सामने और उस वक्त सभी होटल और रिजॉर्ट में अगर रहेंगे जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार सियासतदान, तो ऐसे में आवाम की क्या खातिर होगी और आवाम के जो मसाइल होंगे वो हल क्या होंगे। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक से लौट कर आएंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान की सियासत का मुस्तकबिल क्या कुछ होगा, क्या अभी और भी उलटफेर हमें देखने हैं राजस्थान की सियासत में, इसी पर हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।
तो राजस्थान की सियासी जो दंगल है वो एक तरह से जारी है। सियासी बहरान लगातार अभी राजस्थान में जारी है। अब हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ फैसला आता है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा हाईकोर्ट के फैसले से राजस्थान की सियासत पर, और क्या कुछ मुस्तकबिल होगा? जिस तरह की उठापटक चल रही है राजस्थान की सियासत में, ऐसे में क्या कुछ फर्क पड़ेगा राजस्थान की सियासत पर, इसे भी हम प्राइम डिबेट में समझ रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं राजू पांडे साहब ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा। राजू पांडे साहब, जाहिर सी बात है कि जोड़तोड़ की सियासत एक अब आम सी बात हो गई, जो ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था, क्योंकि हालिया दिनों कई स्टेट में हमें इस तरह की जोड़तोड़ की सियासत देखने को मिली। विवेक बंसल साहब जो कह रहे थे कि बीजेपी भी दूध की धूली नहीं है, और जाहिर सी बात है जिस तरह से बीजेपी अब अपने नुमाइंदों को, अपने जो एमएलएज हैं उन्हें बचा रही है, एसओजी की जो जांच पड़ताल हो रही है उससे एक तरह से बचा रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल बीजेपी पर भी उठते हैं। राजू पांडे साहब, देखिए, मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। जी जी। तो बंसल साहब ने कहा कि जो लॉयर्स हैं, देखिए कपिल सिब्बल साहब राम मंदिर में केस में वो रामलल्ला के खिलाफ बहस कर रहे थे। तो क्या हम ये कहें कि कांग्रेस पार्टी रामलल्ला के खिलाफ बहस कर रही थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में? पहली बात तो ये। अब बात आती है कि ये आम हो गया है। मैं असहमत हूँ। इतनी निगेटिविटी मत फैलाइए, इतना निगेटिविटी मत, सुनिए ना, इतना निगेटिविटी मत फैलाइए। ये आम नहीं हुआ है। 2004 से लेकर के, सुनिए ना यार, आपका है नेगेटिविटी पे, हमारा नहीं, आपका है। मेरी बात सुनिए ना, मैं कुछ और कह रहा हूँ। कपिल नहीं, अरे आप जब बोल रहे थे मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। सुनिए मेरी बात। निगेटिविटी ऐसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2004 से लेकर के 2014 तक भारतीय जनता पार्टी देश में विपक्ष में थी। कितने एमपी आपने उठा करके हमारे ले लिए? आप अगर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, आपके अपने जो झगड़े हैं आप उसको संभाल नहीं पा रहे। आप ये नहीं मान रहे। जो रियल इश्यू है कि आपका जो सर्वोच्च नेता है उसमें प्रॉब्लम है। तो आप ढूंढते हैं, कभी ज्योतिरादित्य जी के बारे में बात करेंगे, तो कभी पायलट साहब के बारे में बात करेंगे, तो कभी किसी और के बारे में बात करेंगे। अरे जो आपके जो नेता हैं, जो चाइना से ब्रीफिंग लेते हैं, वो किसी देश के बारे में उनको लेना देना है? आप इसको समझिए। देश में हर जगह नहीं हो। कहां आरजेडी का कोई विधायक टूटा है? कहां समाजवादी पार्टी का विधायक टूट गया है? इधर उधर आपकी पार्टी के साथ हर जगह हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी खरीद फरोख्त की जर्नी ठीक है। राजू पांडे जी, मेरा सवाल यह था कि बीजेपी अगर साफ सुथरी है तो अब उनके एमएलए जो एसओजी की जांच में आ रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल आखिर क्यों नहीं करा रही है? गजेंद्र शेखावत जी पर जांच की बात चल रही है, तो जांच से भाग क्यों रही है बीजेपी? फिर मैं बता रहा हूं ना। पहली बात, वो जो एसओजी जा रही है वो कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के एमएलए उनकी ही सरकार से भाग रहे हैं। सोचना चाहिए उनको। बीजेपी का इससे क्या लेना देना है? अब उनको लगा कि भाई किसी भी तरीके से बीजेपी को रोप इन किया जाए, तो ऑनरेबल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी नाम कोशिश कर रहे हैं। नोटिस दिया है, लीगल प्रोसीजर है। शेखावत जी लीगल एक्शन लेंगे, जाएंगे कोर्ट में। विषय ये नहीं है। विषय ये है कि ये जो एमएलए हैं जिनको एसओजी ढूंढ रही है, ये कांग्रेस के एमएलए हैं और कांग्रेस पार्टी से भाग रहे हैं। क्या एक बात बताइए अबू जी, अपने ही डिप्टी सीएम और अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, उनको निकम्मा नकारा बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं दूसरे के। दो भाइयों के बीच जब गांव में लड़ाई होती है ना, तो हर आदमी कहेगा उसकी वजह से लड़ाई हो रही है। पहले भाइयों के बीच में तो बात करो यार। ये इनको सोचना चाहिए। और जब तक ये सोचते रहेंगे ना, क्योंकि इनको इस सब में एक ही आदमी को बचाना है कि भाई जो इटालियन हेड है उनको बीच में नहीं लाना, उनको नहीं लाना। जो रियल कल्प्रिट है उनको नहीं लाना। आप राहुल जी के बारे में कुछ मत बोलिए। ओहो, राहुल जी के बारे में कैसे बात कर लेंगे? ठीक है। राजू पांडे जी, विवेक बंसल साहब जवाब दे रहे हैं इसका। विवेक बंसल साहब इसका जवाब दे रहे हैं। मैं दोबारा से आऊंगा राजू पांडे जी। विवेक बंसल साहब, देश की बात पे जा रहे हैं सर। विवेक बंसल साहब, जो बात राजू पांडे जी कह रहे हैं कि भाई अशोक गहलोत ने तो आज कह दिया कि जो खेल हो रहा है, जो सियासी खेल राजस्थान में खेला जा रहा है, इसके पीछे सीधे सीधे बीजेपी का हाथ है। 6 महीने से बीजेपी लगी हुई है कि सरकार को गिराया जाए। लेकिन जो बात राजू पांडे साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने अंदर झांक कर नहीं देखती कि उसके अंदर क्या कमियां हैं,
किस तरह की गुटबाजी अंदर चलती है। और विवेक बंसल साहब, ये बात भी सच्चाई है कि आपने मध्य प्रदेश से कुछ नहीं सीखा जो कुछ एमपी में हुआ। देखिए जहां तक आपने कहा, पांडे जी की बात का मैं जवाब दूंगा। गुटबाजी की मैं बात कहना चाहूंगा कि आज गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से या प्रदेश की में देखने को मिल रही है। आपके जो घटक दल के नेता है हनुमान बेनीवाल जी ने सम्मानित वसुंधरा राजे पे जिस तरीके से आक्षेप किया और कटाक्ष किया और तमाम सब कहा कि मिली भगत है अशोक गहलोत जी के साथ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उसके बाद से कोई सिर्फ कैलाश मेघवाल जी के अलावा कोई नहीं आया। तो उनके बचाव में किस तरीके से सब लोग जितने भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो सब आगे बढ़ बढ़कर इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जी वहां पहुंच रहे हैं, आपके राजेंद्र राठौर जी वहां मानेसर में पहुंच रहे हैं। और जहां तक इसकी बात है कि हमारे घटक, हम तो उसको तस्लीम कर रहे हैं इस बात को कि हमारे विधायक गए, पर इनको प्रलोभन, उनको लालच कौन दे रहा है। तमाम पैसे की सब चीजें आ गई, पैसा किस तरीके से पैसा लुटाया गया है। और जब एसओजी टीम ने इसकी देखी, जब यहाँ पे पैसा ट्रांसफर हुआ है उन सब रिकॉर्ड में है, तब मुख्यमंत्री जी जब चेते कि ये किस तरीके का खेल हो रहा है, ये खरीद फरोख्त हो रही है, उसको लेके फिर तमाम जो है। राजू पांडे जी, आप पूछ सकते हैं, बीच में बोल सकते हैं आप जी। यहाँ देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने कहा कि होटल में पूरी सरकार का काम हो रहा है, पर लेकिन आप लोगों को माफ कीजिएगा, आप बड़ी बड़ी बातें की थी आप लोगों ने साहब जब सरकार 2014 में, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, आपने बात की थी नैतिकता के लिए बात की। नैतिकता के अगर बंसल साहब, एक छोटा सा सवाल है, नैतिकता के आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपके ऊपर नहीं बोलना चाहता, एक छोटा सा सवाल है मेरा जी पांडे जी कर लीजिए सवाल। आपने कहा कि पैसे ट्रांसफर हुए हैं, तो सारे बैंक स्टेटमेंट, सुनिए ना, बैंक स्टेटमेंट ला करके अबू हुरेरा जी को दिखा दीजिए और चैनल पे दिखा देंगे। ऐसे ट्रांसफर आप जो बात कर रहे हैं ये संभव नहीं है। दूसरी बात, मेरा एक सवाल है कि आपने कहा, सुनिए गलत शब्द मेरे मुंह में मत रखिए, मेरे सवाल तो सुन लीजिए, मैंने कहा मेरे सवाल तो सुन लीजिए, पैसे की मेरा अरे आपके सवाल में संशोधन तो कर दूं ना, जो आप गलत ट्रांसफर वर्ड इस्तेमाल किया था, मैंने ये नहीं कहा, मुझे लगा आप सुनिए ना, आप उसको रीचेक करा लीजिए कि मैंने ये कहा। मेरा एक ही कहना है, बंसल साहब ने कहा कि हमारे लोग चले गए, तो क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टिकट देने मंत्री बना देंगे सचिन पायलट जी को? आपने चुना, आप ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं, बिक जाते हैं आपके हिसाब से? अपने देखिए, अभी बंसल साहब इस चैनल पे कह रहे हैं कि इनके जितने विधायक हैं वो बिकाऊ हैं, और गहलोत साहब ने कहा कि हमारा डिप्टी सीएम निकम्मा और नकारा है। आज देख लीजिए, दो बातें हुई, इन्होंने अपने विधायकों को बिकाऊ कहा और इनके जो मुख्यमंत्री है वो 6 दिन पहले के उप मुख्यमंत्री को निकम्मा और नकारा बता रहे हैं। जनता देख रही है, कांग्रेस पार्टी को। मध्य प्रदेश में हुए थे कि नहीं हुए थे भाजपा के विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल? आप उसका जवाब दे दीजिए। अरे कमजोरी तो है ही, आज लोगों की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं, अपने को पार्टी से ऊपर समझ रहे हैं, सत्ता सुख में इतने लोलुप्त हो रहे हैं कि बिल्कुल एन केन फिरकेन आइडियोलॉजी समाप्त हो रही है। और ये दुखद बात है, ये लोकतंत्र के लिए दुखद बात है कि सत्ता ही सब कुछ एन केन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि माध्यम मीन्स जस्टिफाइज द एंड, आज एंड जस्टिफाई कर रहा है। तो वो एन केन फिरकेन सत्ता में आना चाहते हैं, और ये मैं ये कहूं कि कांग्रेस में ही सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में है, समाजवादी में है, या बहुजन समाज, सब पार्टियों में ये है। इसको हमें सुधारना होगा, कहीं ना कहीं एक आम सहमति बनानी होगी कि इस तरीके से जो जिस पार्टी के मैंडेट पे आते हैं। विवेक बंसल साहब, लेकिन ये खेल सुधरेगा कैसे? ये सियासी खेल जो होता है सुधरेगा कैसे? इसमें तो सभी पार्टियां माहिर हैं, इस खेल में तो सभी पार्टियां माहिर हैं। विवेक बंसल साहब, आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ये खेल नहीं खेलती है, ये खेल कांग्रेस नहीं खेलती, आप नहीं कह सकते हैं। सुनिए, इख्तिलाफात को उस तक मत ले जाओ, इख्तिलाफात ठीक है, पार्टियों में होते हैं, बसपा के 6 विधायकों के साथ क्या किया, इनसे सवाल कहीं एक बेसिक मिनिमम के 6 विधायकों को आपने कैसे खरीदा?
नहीं, आप बार बार खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि विधायक खरीदे बेचे जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि बसपा के 6 लोगों को आपने कैसे खरीदा, बताइए चैनल पे आज। सोचना समझ तसव्वुर करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। मैं बघेल जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं संजय सिंह बघेल जी, राजस्थान की सियासत को आप देख किस तरह से रहे, कहां जा रही है राजस्थान की सियासत? पायलट ने कह दिया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना था कि शायद पायलट बीजेपी में चले जाए या बीजेपी उन्हें अपने खेमे में लेके आए, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो नहीं जा रहे हैं। अब सियासी जो बैलेंस है उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? अबू, ये पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो यहाँ 3 तरह के सूत्र निकल के आ रहे थे। ऐसे पहले लग रहा था कि पायलट साहब जो है बीजेपी में कहीं ना कहीं कुछ लोगों से मिले हुए हैं और वहां चले जाएंगे, लेकिन यदि बीजेपी कांग्रेस लगातार ये इल्जाम लगाती रही, गहलोत ने आखिर यही बात कही है, खत्म होने लगे थे। जी। फिर दूसरा ये था कि यदि गलती तो उन्होंने कर ली है, क्योंकि इतने कम समय में इतना, जैसे गहलोत साहब ने भी कहा, और उसके बजाय में उन्होंने कह दिया नकारा और निकम्मा तक कह दिया। तो दूसरा कहीं ना कहीं एक चोर दरवाजे से भी कोशिश की जा रही थी कि हमें यदि कांग्रेस कुछ सम्मानित स्थान देगी या पद देगी या कुछ तरह वापस लाने की कोशिश करेगी तो वो दरवाजा भी उनके लिए खुला था। बिल्कुल। लेकिन आज जो तीसरा घटनाक्रम हुआ, ये गहलोत साहब द्वारा नकारा और निकम्मा कहना, इससे तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान और स्वाभिमान में पायलट साहब के कहीं ना कहीं ठेस पहुंची होगी। और ऐसी हालत में मुझे लगता है अब वो तो ना बीजेपी की तरफ जा सकते हैं और ना एक तरह से कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। खास करके गहलोत साहब के रहते हुए वो बिल्कुल कांग्रेस में नहीं आएंगे, जिस तरह का उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातें कही है। अब तीसरा बचता है कि वो क्या करें, अपनी पार्टी बनाएं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यदि कोई भी नया नेता है, कि पहले पुराना नेता भी जितने, चाहे तिवारी कांग्रेस रहा हुआ, जो भी जितनी भी पार्टियां छोटी मोटी बनी हैं, बहुत कम हुआ। साउथ इंडिया छोड़ करके नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स और सेंट्रल इंडिया की पॉलिटिक्स ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई भी नया आदमी निकल कर जाता है और उसको एक मेजॉरिटी उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती, कोई बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा है। तो यदि गहलोत ये पायलट साहब अपना फिर से यदि कोई नई पार्टी बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी पब्लिक उनको स्वीकार कर लेगी और उनको एक तरह से एक तरफा वोट दे देगी। तो ऐसे में उनको कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे पॉलिटिक्स किधर जा रही, जो आपने सवाल किया, तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स उधर ही जाएगी जिधर वजन ज्यादा मिल जाएगा। क्योंकि जिधर सत्ता का वजन है, सत्ता का सुख ज्यादा मिल रहा है, जैसे चाहे बंसल साहब हो, चाहे पांडे जी हो, चाहे जिन्होंने भी बोला, जो खरीद फरोख्त वाली चीज है, तो जैसे पहले मैंने कहा कि यहाँ नैतिकता का अंत हो चुका है। निस्से और दरीदा ये जितने भी विचारक रहे, उत्तराधुनिक सब यही बोल रहे हैं कि अब नैतिकता बची नहीं है नीति में, न राजनीति में। तो यहाँ यह है कि किसी भी तरह यदि 5 साल हमें मिला है तो कैसे वहां तक हम जा करके अपनी जगह बना ले और अपना सुख भोग ले, सत्ता का सुख भोग ले। तो वहां महत्वपूर्ण चीज होती है कि ऐसे समय कौन सा आदमी कितना पैसा दे करके उनको अपनी तरफ मिला लेता है। खींच दोनों तरफ चल रही, दोनों गहलोत साहब भी चाहेंगे, इधर बीजेपी भी चाहेगी। अब जहां रहा पॉलिटिकल मैनेजमेंट ये देखें तो एक तरह गहलोत साहब भी एकदम से पकी ईंट है, अनुभव बहुत ज्यादा है, तो उनको राजस्थान के एक एक जगह कौन से आदमी से कैसे बात करना है, कैसे उसको अपनी तरह खींचना है, उनको बहुत अच्छी तरह अपने को कह भी चुके हैं कि वो राजनीति के जादूगर है राजस्थान में। तो वो तो जादूगर है ही, निसंदेह जादूगर है, क्योंकि अब जहां सचिन पायलट लग रहे थे किस बार मौका मिलेगा वहां फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सियासत के जादूगर तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ भी थे, वहां पर दिग्विजय सिंह भी थे, मैनेजमेंट वहां पर जादू काम नहीं किया, कमलनाथ भी थे, दिग्विजय सिंह थे जी, जादू काम नहीं किया और नए लोग तो निकल के आ गए ना, यही मैं बोल रहा था। अब दूसरा यह है कि बीजेपी का जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, राजीव पांडे अच्छे से जानेंगे, क्योंकि उनके यहाँ जो ब्रीफिंग होती है मुझे लगता है बहुत आपस में बैठ करके कहां पर क्या बोलना है, कैसे किसी भी शीर्ष नेतृत्व को, विपक्ष को ब्रांडिंग कर देना है कि वो कमजोर है, इटालियन है, पप्पू है, जो भी आप कहना है, तो बड़ी अच्छे से ब्रीफिंग और पूरा कहीं ना कहीं एक तरह से मार्केटिंग मैनेजमेंट और ब्रांडिंग और पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो की जाती है बीजेपी के अंदर, वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमी है। भले उनके पास अनुभव ज्यादा है, लेकिन एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो कांग्रेस बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। कहां पे क्या बोलना है, किससे कैसे मैनेज करना है, ये सब चीजें अभी जो पॉलिटिक्स, एक थे
ठीक है राजू पांडे, अब पंजाब में अभी इन्होंने लिया है, सिद्धू साहब ने उनको पांडे पप्पू बोला था, साहब, और दूसरे एक बड़े लोगों ने बोला था पप्पू। ठीक है, देखिए अभी इस पर चर्चा मत कीजिए, मैं अरबाज आपके पास आ रहा हूं, ठीक है अभी कांग्रेस में नहीं, ठीक है, फिर डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी, तो देखिए डिबेट ड्रेल हो जाएगी। मैं अरबाज आपके पास आ रहा हूं, ठीक है, नहीं मैंने सबको रोक दिया। अरबाज मैं आपके पास आ रहा हूं। अरबाज, अवाम, राजस्थान की अवाम का क्या कुछ सोचना है? जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो मौजूदा सियासत है, राजस्थान की सियासी सूरत हाल है, उस पर एक आम वोटर का, एक आम आदमी का क्या कुछ सोचना है? किस तरह की, जिस तरह की जो सियासत चल रही है, जब से सियासत बनी है कुछ ना कुछ उसमें होता रहा, मतलब पूरा बैलेंस नहीं दिखा, और अब जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, जबानी जंग तक शुरू हो गई है, तो ऐसे में एक आम नागरिक का, एक आम शहरी का क्या कुछ कहना है राजस्थान की सियासत को लेकर? देखिए, आम नागरिक और आम शहरी, जाहिर सी बात है कि जो नज़ारा देखने को मिल रहा है उससे खुश नहीं है। उनका बुनियादी सवाल यह है कि जब सरकार और जब हुकूमत, तमाम लोग इस तरह के हालात में आपस में ही जूझते रहेंगे, एक दूसरे की हिफाजत में ही जुटे रहेंगे, तो वो जनता की हिफाजत के लिए और उसके मुस्तकबिल के लिए कदम कब उठाएंगे और मेहनत कब करेंगे, ये बुनियादी सवाल है। लेकिन जहां तक बात अशोक गहलोत की सियासत की जा रही है, तो पिछले 1.5 साल में उन्होंने काफी अच्छा काम करने की कोशिश की, लेकिन जो लॉकडाउन के दौरान जो काम किया उसको लेकर के अगर बात की जाए तो उसमें पीएम जब नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की, उसके बाद में उन्हें काफी सराहा गया। सारे जो हालात थे, सारी चीजें थी, उन चीजों में आप देखिए कि राजस्थान में कोविड के दौरान सबसे ज्यादा टेस्टिंग की गई, सबसे ज्यादा वक्त रहते जो केसेस थे उनको कंट्रोल करने की कोशिशें की गई, तमाम चीजों का एक अच्छा मैसेज गया। और पीएम नरेंद्र मोदी ने जब तारीफ की तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना कि राजस्थान में अच्छे डायरेक्शन में जो है काम किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये पूरा सीन क्रिएट हुआ, उसके बाद में ना तो उस प्रोग्रेस का कुछ पता है, ना उस सीन का कुछ पता है, ना प्लानिंग का कुछ पता है। अब जब सरकार खुद क्वारंटीन है, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी। आम आदमी ये सोच रहा है कि आने वाली हुकूमत बनाने में कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी कामयाब हो तो फिर उसमें जो सूरत हाल है वो क्या होगा, उसमें जो सीएम है वो कौन होगा, जो गली नुक्कड़ चौराहों पर, हालांकि लोगों के जहनों में भी मुख्तलिफ सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सियासत अब राजस्थान की होगी क्या, अगर उलटफेर होगा तो फिर क्या कुछ हो सकता है। बहुत से सवाल आम लोगों के जहनों में आते हैं। मैं कुलवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। विष्णु कुलवाल जी, जिस तरह की सियासत राजस्थान में चल रही है, ऐसे में बीएसपी किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? क्योंकि उनके जो एमएलए थे वो भी एक तरह से छोड़ के चले गए, सिर्फ पार्टी आपकी बची है राजस्थान में, तो किस तरह से वहां की सियासत को आप लोग देख रहे हैं? देखिए, ये तो सच्चाई की बात है कि अभी बहुजन समाज पार्टी के पास विधायक नहीं है। विधायक अपने हमारे लोगों के चले गए हैं, इसमें कोई हमें छुपाने वाली बात तो है नहीं। इसमें मैं तो ये बोल रहा हूँ साहब जी कि आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों का चरित्र देख लीजिए। जब वसुंधरा राजे यहाँ की मुख्यमंत्री थी, तो जब दिल्ली में बैठे हमारे प्रधानमंत्री जी के इशारे पर, जब बीडी अग्रवाल जो गंगानगर से आते हैं, उनके जो विधायक थे, उनका इन्होंने राज्यसभा में किस ढंग से वोट लिया। जिस बीडी अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमे का क्या हुआ आज तक? अब वो मुकदमा कहीं दिख नहीं रहा है। सब इनको वोट लेने थे जब मुकदमा था। जब अशोक गहलोत जी को बीएसपी के विधायक इनको चाहिए थे, तब इन्होंने एक इनकी ये सोची समझी साजिश है। ये क्या है कि साहब, पहले देखिए कि हमारे अभी एमएलए कितने 99, इनको चाहिए थे एमएलए ज्यादा, तो फिर 6 इन्होंने तोड़े बसपा के, इन्होंने कांग्रेस में इसका विलय किया। आज स्थिति है कि इन्होंने निर्दलीय है, और जो और लोग हैं उससे मिला के इन्होंने 125 किए। 125 इन्होंने किए। अब सचिन पायलट जी के पास 19 आदमी है, तो भी अशोक गहलोत के पास 106 है। मैं कह रहा हूं, अगर ये विधायक, मैं कह रहा हूं चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जो विधायक जिस पार्टी से उम्मीदवार बन के जीता है, उसका नैतिकता का आधार है कि सबसे पहले वो इस्तीफा देवे। आज देखिए मध्य प्रदेश में कि 20-20 लोग इस्तीफा देके जा रहे हैं, तो क्या वो 20 लोग दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? ऐसे लोगों पे तो आजीवन चुनाव न लड़ने का, इन पे नहीं, चुनाव लड़ ही नहीं सकते, ऐसा इन पे बैन लगना चाहिए। जो आदमी, मतलब मैं क्या कहूं, पैसे लेके जिस जन से आज वो ये पार्टियों की देखिए जिम्मेदारी भी बनती है। जब उन्हें टिकट दिया जाए तो बहुत अच्छे से उनका प्रोफाइल देखा जाए, सारी चीजें देखी जाए। 6 के 6 आपके एमएलए चले जाते हैं, किस तरह से पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, क्या कुछ उनका प्रोफाइल देखा,
ये तमाम चीजें, तमाम पार्टियों को इस चीज को देखना चाहिए। ये रिवायत मैं बार बार कह रहा हूं कि जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है। मैं राजू पांडे साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजू पांडे साहब, क्योंकि लगातार जिस तरह की सियासत राजस्थान में चल रही है, अभी भी हालात बहुत बेहतर नहीं लग रहे हैं। एक तरफ मुश्किल का वक्त है और दूसरी तरफ इस तरह की सियासत, और बार बार कांग्रेस का इशारा बीजेपी की तरफ ही जाता है कि जिस तरह के हालात रियासत में बने, राजस्थान में बने, इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी ही है। राजू पांडे साहब, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सुन पा रहे हैं? मेरा है कि जब जी बिल्कुल लॉ बना तो उस पर बहुत बड़ी बहस हुई, और तब जाकर के बना कि दो ऑप्शन है, या तो आप 2/3 से डिफेक्ट करिए, या अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको विधायकी गंवानी पड़ेगी, या संसद का जो आपके पास जो जीता हुए हैं आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है वो गंवानी पड़ेगी। अब कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे दो कारण है कि जब किसी पार्टी में, मान लीजिए कल अबू जी किसी पार्टी में चुनाव जीत करके आ गए और उनको लगने लगे कि उस पार्टी का जो नेतृत्व है वो अच्छा नहीं है या देश के हित में नहीं है, देश विरोधी है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो पार्टी से डिफेक्ट करे। डिफेक्ट करते ही उसकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन ये कहना, अभी जो स्पोक्स पर्सन जो हमारे कुलवाल जी हैं बीएसपी के, जो कह रहे थे कि उनको आजीवन नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से इस पर बहुत बड़ी बहस हुई थी पार्लियामेंट में, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस प्रकार के लोगों को टिकट देते हैं। टिकट देते वक्त क्या होता है, क्यों आज के लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक विशेष प्रकार की जो पार्टियां जो उग आती है चुनाव के दरमियान, उसमें ज्यादा होती है घटनाएं। मैं नहीं कह रहा कि सब कि बीजेपी में बिल्कुल ही नहीं होती, लेकिन जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, सीपीएम भी है, सीपीआई भी है, वहां तो मुझे ऐसी कोई घटना दिखती नहीं। आप देखिए जो आइडियोलॉजिकली बेस्ड पार्टी है वहां नहीं दिखती। अब कांग्रेस में क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के जो अभी कार्यकर्ता है या जो विधायक है, उनको अपने नेतृत्व में उनको जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो गया है। अब इसके पीछे क्या कारण है तो ज्यादा अच्छा बंसल साहब बताएंगे। ठीक है, नहीं विवेक बंसल साहब, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ राजीव पांडे जी। विवेक बंसल साहब से टाइम भी कम बचा है। विवेक बंसल साहब, देश के प्रधानमंत्री जी 303 सीटें जीत के आए हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या राजस्थान के मंत्रियों से लगा रखा है कि सरकार गिराओ? आप किस प्रकार का काम कर रहे हो? आप गलत काम तो आप कर रहे हो, और आप जो देश हित की बात कर रहे हैं, देश हित की बात करोगे ना तो चुनाव 5 साल में होते हैं, 5 साल में होने चाहिए चुनाव। राजीव पांडे जी क्या जवाब देंगे? नहीं देखिए, बिल्कुल 5 साल में ही होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कुलवाल साहब, आपके विधायक को खरीद लिया गहलोत साहब ने, आप तुम्हारी बहन मायावती जी, अब देखिए जवाब वो नहीं दे रहे। अब वो 5 साल की बात हो रही है, वो खरीद। देखिए पांडे साहब, मेरा निवेदन एक है आपसे, मेरा निवेदन एक आपसे, आपके 83 मंत्री हैं सेंट्रल में, वो क्या काम कर रहे हैं? क्या देश में 2 लोग काम कर रहे हैं क्या? बाकी लोग चुप बैठे हैं क्या? क्या कर रहे हैं सब लोग? क्यों नहीं कर रहे? जनता का काम करो ना। आज जब देश गुजर रहा है, जब कोविड में लोग गुजर रहा है, आप इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। कैसे विधायकों को आप टिकट देते हो जो खरीदने बिकने के लिए ही आते हैं क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं विवेक बंसल साहब से एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। ठीक है, बात हो गई, कुलवाल जी पांडे की बात हो गई। विवेक बंसल साहब, जिस तरह से कांग्रेस के एमएलए अभी भी होटल और रिजॉर्ट में टिके हुए हैं, क्या अभी भी कांग्रेस पर खतरा है? कोई खतरा लग रहा है गहलोत साहब को? देखिए हमारी सरकार, मैंने जैसा कहा, पूर्ण बहुमत में है जी, और विश्वास मत जब होगा तो आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपके सामने जाहिर हो जाएगा कि हम लोग कहां खड़े हैं और इस बात को जो हम कह रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है और क्या सही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मैंने बार बार इस बात को दोहराया है, पैसे का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, जिस तरीके से खरीद फरोख्त की जा रही है, यही वजूहात है कि हम लोग एक जगह हैं, हम लोग, और जहां तक सरकार का, आपने कहा सरकार के काम पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से चल रहे हैं, चाहे वो वजीर आला राजस्थान की माननीय अशोक गहलोत जी की बात हो, चाहे और वजीरों की बात हो,
और खासतौर से विधायक भी, जो विधायकों का तो काम बहुत आसान हो गया, मंत्री यहाँ मुहैया हैं। बीजेपी तो फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर रही है। बीजेपी कह रही है कि कटारिया जी का बयान आया कि फ्लोर टेस्ट कराएं अशोक गहलोत। जी जी, तो हमने कब मना किया? हमने कभी मना किया क्या? कल आपको, आप लोगों को खुद ये मालूम है कि कल वजीर आला माननीय अशोक गहलोत साहब महामहिम से मिले हैं। अब मैं उस चीज को नहीं कहना चाहता, पर लेकिन हमारी मंशा बहुत साफ है, जाहिर है। हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि ये चीजें पूरा जो बिल्कुल अब ये भी देखना होगा कि कल हाईकोर्ट में फिर से समाज शुरू होगी, सुनवाई शुरू होगी, क्या कुछ फैसला आता है उधर भी देखना बहुत अहम होगा। और इस फैसले के बाद राजस्थान की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ता है, किस करवट राजस्थान की सियासत का उठ बैठता है, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक बंसल साहब, राजीव पांडे जी, विष्णु कुलवाल जी, संजय सिंह बघेल जी और अरबाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।